चलो कंप्लीट ही है। ओके, तो इसको सेव कर दें एक बार। आज क्या बना है? दाल बाटी। हाँ सर, आज स्पेशल है। क्यों स्पेशल नहीं है क्या? चलो, उसके अंदर मेरी तरफ से तो नहीं है, सर की तरफ से एक तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट और है उसमें। अच्छा, पहले पता लग गया। वाह, रहना चाहिए। हाँ, बताओगे? इनको पता है, सब जानते हैं। चलो, कैरेक्टर समझ में आ गए बीज के? कोई डाउट उसके अंदर नहीं? नेक्स्ट जो हमें बात करनी है बेटा, वो किसके बारे में करनी है? सीड डोरमेंसी, या फिर इसको हम क्या कहते हैं? बीज सुषुप्तावस्था। ओके, सुषुप्तावस्था का मतलब क्या होता है? अंकुरण नहीं होता है। किसका अंकुरण नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? कारक है। ठीक है, तो पहले तो सीड डोरमेंसी की डेफिनेशन समझ लो क्या चीज होती है। ठीक है, तो सीड डोरमेंसी या बीज सुषुप्तावस्था क्या चीज है बेटा? कि कोई भी हमारा बीज है, उस बीज के जीवित होने के बावजूद, मतलब वो कैसा होना चाहिए? जीवित, सारी कंडीशंस अच्छी है उसके पास, पर फिर भी किसी एक कारण की वजह से उसका अंकुरित नहीं होना, क्या कहलाता है? बीज सुषुप्तावस्था। ठीक है, तो सिंपल सा याद रखना एक लाइन में कि जीवित बीज का अंकुरण नहीं होने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं? बीज सुषुप्तावस्था कहा जाता है। अब बीज सुषुप्तावस्था को समझने के लिए पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा कि बीज अंकुरित कैसे हो रहा है। ठीक है, तो बीज अंकुरित कैसे होगा ये पता लग जाएगा, तो सुषुप्तावस्था की चीजें आप खुद ही बता दोगे। ठीक है, चलो सबसे पहले हम बात करें कि बीज जो है वो अंकुरित होने के लिए क्या कार्य करता है। क्योंकि बीज अंकुरित होगा तो उस समय पर कुछ ना कुछ चेंजेस तो होंगे ना। एम्ब्रियो से नया प्लांट बन रहा है तो चेंज होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है, जैसे बात करें, आप अभी बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, कोई पढ़ने का काम नहीं, कुछ नहीं। अब एक दिन क्या हो गया कि आपकी टेस्ट के अंदर फर्स्ट रैंक आ गई, पूरी क्लास में तहलका मच जाएगा। ये क्या हो गया? इसका नाम तो कभी सुना ही नहीं था, फर्स्ट रैंक इसकी आ गई। तो कहेंगे या तो चीटिंग करी होगी तूने, ये कहेंगे, या फिर कहेंगे कि इसके अंदर बदलाव हो चुका है, ये खुद के अंदर परिवर्तन कर चुका है, तो तुम्हें कोई ना कोई परिवर्तन तो करना पड़ेगा, है ना। तो उसी तरह बीज को अंकुरित होने के लिए कुछ ना कुछ परिवर्तन करने होते हैं। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन करने होते हैं वही चीज बात करनी, और यही से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आईसीआर में भी क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला हम यहाँ पर बात करेंगे अंकुरण हेतु कार्य, कि बीज अंकुरण जो है वो किस प्रकार से होता है। तो सबसे पहला कार्य जो है बेटा वो क्या होता है? अंतःचूषण। क्या होता है? अंतःचूषण, या फिर आप इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा? इम्बाइबेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इम्बाइबेशन। इम्बाइबेशन या अंतःचूषण का मतलब क्या है? कि जो भी हमारे अजीवित उत्तक है, क्या है बेटा? अजीवित उत्तकों द्वारा जल का अवशोषण। ठीक है, क्या होगा? जल का अवशोषण होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? अंतःचूषण कहेंगे। ठीक है, ये एग्जाम्पल बड़ा सिंपल सा है। आप बारिश के समय पर देखते हैं कि गेट बंद करने में दिक्कत आने लग जाती है, अगर वो लोहे का नहीं है तो। ठीक है, लोहे का तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें, पर लकड़ी का हो तो क्या होता है कि वो टाइट बंद होगा, ये चीज होगी। खिड़कियां जो है वो लगना बंद हो जाती हैं, जैसे बारिश का मौसम चला गया उसके बाद वापस सही हो जाता है। कारण क्या है?
ठीक है, बिल्कुल, कि लकड़ी है वो फूल जाती है। कारण क्या है कि वो नमी एब्जॉर्ब करती है एटमॉस्फेयर से, और एब्जॉर्ब करने की वजह से उसका वॉल्यूम है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। ऐसा नहीं कि इतनी लकड़ी है तो इतनी बड़ी हो जाएगी, वो थोड़ा सा कोई मिलीमीटर्स के अंदर जो है वो चेंज जो है उसके अंदर होता है, लेकिन इतना चेंज जो है वो काफी है। अब एक बात बताओ, लकड़ी जीवित है अजीवित है? लकड़ी पेड़ नहीं बोल रहा हूं मैं, पेड़ तो जीवित है, पौधा जीवित है, लेकिन उसको काट कर आप लकड़ी ले आए तो अजीवित हो गई। तो अजीवित ऊतकों के द्वारा जल का अवशोषण क्या कहलाएगा? अंतःचूषण कहलाएगा। जीवित ऊतकों के द्वारा जल का अवशोषण क्या कहलाता है? अवशोषण ही कहलाता है, ठीक है, उसको एब्जॉर्प्शन ही कहते हैं, अवशोषण ही कहा जाएगा, वो अलग नहीं है। लेकिन अगर अजीवित ऊतकों द्वारा अवशोषण होगा तो उसे इम्बाइबेशन कहेंगे। जैसे आप बीजों को भिगो कर रखते हैं, ठीक है, वो क्या होगा? अंतःचूषण होगा या फिर आपका अवशोषण होगा? बीज भी तो जीवित है। यही यहाँ पर कंफ्यूजन है, इसी को क्लियर कर ले कि ये अंतःचूषण करता कौन है। ठीक है, तो कौन करता है बेटा? यहाँ पर जो हमारा बीज चौल है, कौन है बेटा? बीज चौल के द्वारा क्या किया जाता है? अंतःचूषण किया जाता है। क्या बीज चौल जीवित है? क्या नहीं है, वो तो बाहर की सिर्फ क्या है? कवरिंग है। अंदर जो जीवित भाग है वो कौन है? एम्ब्रियो है। तो एम्ब्रियो वाटर एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, कौन कर रहा है? बीज चौल कर रहा है। इसीलिए हमने इसको क्या कहा? अंतःचूषण कहा है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आया हुआ क्वेश्चन है। बीज के द्वारा जल का अवशोषण करना क्या कहलाता है? तो क्या कहेंगे? अंतःचूषण या इम्बाइबेशन। ठीक है, किशमिश देखी है, उसको भिगो कर रखते हैं तो फूल जाती है, तो वो क्या है? अंतःचूषण है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें कि जो ये जल अवशोषित किया अब किसने? बीज चौल ने। उसके बाद बीज चौल कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट होगा या नहीं होगा? सॉफ्ट होगा तो पानी अंदर जाएगा। ठीक है, कहां पर पहुंचेगा? भ्रूण पोष तक पहुंचेगा। कहां तक पहुंचेगा बेटा? भ्रूण पोष में ये जो वाटर है वो पहुंचेगा। अभी हमने बीजों को कैसा रखा था? सुखा कर रखा था, तो वो अंकुरित नहीं हुए। लेकिन अब हमने क्या कर लिया? उसको पानी में भिगो कर रख दिया, तो हमारा जो जल है वो कहां पर पहुंचा? हमारे भ्रूण पोष तक। भ्रूण पोष में क्या है? पोषण है, भोजन है। किस रूप में है बेटा? स्टार्च के रूप में है। अब ये जो स्टार्च रूप है वो जैसे ही पानी के कांटेक्ट में आता है तो वहां पर क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है। क्या होती है? और आप जानते होंगे किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए पानी जरूरी होता है, जानते हो ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। तो वहां पर पानी का अवशोषण कौन करता है बेटा? एंडोस्पर्म करता है। और एंडोस्पर्म के अंदर एक एसिड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? जिब्रेलिक एसिड कहते हैं या जिब्रेलिक अम्ल कहेंगे। वो जिब्रेलिक एसिड जो है वो बनना चालू होता है। ठीक है, तो हमारे कौन से एसिड का निर्माण होगा? जिब्रेलिक एसिड का। ये क्या है? जिब्रेलिक एसिड क्या है? हार्मोन है। ठीक है, हार्मोन भी किस प्रकार का है? वृद्धि कारक हार्मोन है। तो इससे क्या होगी? वृद्धि होगी। तो अब वृद्धि का काम क्या होगा वो सुन लो। जिब्रेलिक एसिड का निर्माण होता है, जिब्रेलिक एसिड बनता है किसकी वजह से? पानी के अवशोषण से। और एंडोस्पर्म जो है वो जिब्रेलिक एसिड बनाना चालू करता है। और ये जो जिब्रेलिक एसिड है ये जैसे ही एक्टिवेट हुआ, जैसे ही इसका निर्माण चालू हुआ और उसको पानी मिल गया, तो फिर वहां पर दूसरा काम क्या होता है बेटा? कि ये जो जिब्रेलिक एसिड जो है ये एक एंजाइम को बनाता है। किसको बनाता है बेटा? एंजाइम जो है उसको बनाना चालू करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? अमाइलेज एंजाइम। कौन सा? अमाइलेज एंजाइम या एमाइलेज, जो भी आप कहते हो। तो एमाइलेज एंजाइम का भी निर्माण जो है वहां पर चालू होता है। किसके कारण होगा? जिब्रेलिक एसिड के कारण। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल सा, बीजों के अंकुरण हेतु सर्वाधिक उत्तरदायी कौन सा पादप हार्मोन है? जिब्रेलिक अम्ल। यही आंसर हुआ। ठीक है, लेकिन हमने टिश्यू कल्चर पढ़ा था, उसके अंदर जड़ें बन रही थी ऑक्सिन से और तना बन रहा था साइटोकाइनिन से। ठीक है, तो जड़ और तना तो अंकुरण के बाद बनेगा ना।
ठीक है, पहले तो अंकुरण होगा, तो अंकुरण में सबसे ज्यादा सहायक कौन है बेटा? जिब्रेलिक अम्ल है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है हमसे, आ चुका है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, किस अम्ल या फिर किस हार्मोन के द्वारा अंकुरण होता है बीजों का? तो कौन सा गया आंसर? जिब्रेलिक अम्ल। ठीक है, जिब्रेलिक अम्ल को खोजा किसने था? हाँ, कुरुसोवा। कहाँ के थे? जापान के थे। उन्होंने कौन से रोग की खोज करी थी? तुमने पढ़ा हुआ है और मैंने सुना है कि तुम पढ़ रहे हो। हाँ, तुम्हारा ही नाम है। वेरी गुड, बिल्कुल। मूर्ख पौध या मूर्ख पादप, ठीक है, इसीलिए मैंने कहा तुम्हारा ही नाम है, तो तुम याद रख लोगे। तो जिब्रेलिक एसिड की खोज एक बीमारी से हुई जिसको हमने क्या कहा? फुलिश सीडलिंग या फिर मूर्ख पौध कहा जाता है। फुलिश सीडलिंग क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि हुआ क्या वहां पर कि धान की नर्सरी लगी हुई थी, सभी पौधे एक ही हाइट के थे, सबको एक साथ लगाया था, लेकिन उसमें से कुछ कुछ पौधे ऐसे थे जिनकी हाइट ज्यादा थी। ठीक है, वो क्या थे? मूर्ख थे। उनको नाम दिया गया फुलिश सीडलिंग या मूर्ख पादप। और फिर वहां पर उनसे पूछा कि ये हुआ कैसे, तो फिर हमारे कुरुसोवा साहब ने कहा कि यहाँ पर एक फंजाई है। क्या है? फंजाई, जो इस जमीन में है, उसकी वजह से कुछ कुछ पौधे जो है वो लंबाई में बढ़ गए। उनसे पूछा कौन सी फंजाई है, तो उन्होंने कहा जिब्रेला फ्यूजिकोराई। क्या नाम था? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। और उसी के नाम पर फिर हमने पता लगाया कि जिब्रेला फ्यूजिकोराई में ऐसी क्या चीज है, और पता लगा उसमें जिब्रेलिक अम्ल है। यहां से आया जिब्रेलिक अम्ल। ठीक है, समझ में आ गई बात? किसने खोज करी? कुरुसोवा। कहाँ के थे? जापान के। कौन सा रोग था? मूर्ख पौध या फुलिश सीडलिंग। ठीक है, कौन सी कवक के कारण? जिब्रेला फ्यूजिकोराई। जिब्रेला फ्यूजिकोराई की वजह से क्या बढ़ी थी? हाइट बढ़ी थी, उसके जो इंटरनोड की लेंथ है वो बढ़ जाती है। ठीक है, ये 4-5 क्वेश्चन है जो जिब्रेलिक एसिड के इंट्रोडक्शन से आते हैं। ठीक है, अंकुरण के लिए सर्वाधिक उपयोगी जिब्रेलिक अम्ल। दूसरा क्वेश्चन बनता है, बीजों के अंकुरण के समय किस एंजाइम का उपयोग होता है? तो कौन सा हुआ बेटा? एमाइलेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? ठीक है, जिब्रेलिक एसिड हार्मोन है, एमाइलेज एंजाइम है, याद रखना अच्छे से। कई बार पूछता है एंजाइम और आप आंसर दे देते हो हार्मोन। ठीक है, तो वो गलती नहीं करनी है। फिर बात करें बेटा, जिब्रेलिक अम्ल जो है जिसको हम क्या बोलते हैं? Ga3। ठीक है, Ga3 को क्या कहा जाता है? सुषुप्तावस्था तोड़ने वाला हार्मोन। ओके, तो सुषुप्तावस्था कौन तोड़ेगा? जिब्रेलिक एसिड तोड़ेगा। ठीक है, ऑक्सिन भी है, ऐसा नहीं कि ऑक्सिन नहीं है, साइटोकाइनिन भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? जिब्रेलिक एसिड। ठीक है, आपको अगर ऑप्शन में चारों दे दे, जैसे आपको दे दिया निम्न में से बीजों के अंकुरण के लिए उत्तरदायी हार्मोन है, आपको ऑप्शन दे दिया जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, साइटोकाइनिन और ABA, तो क्या आंसर दोगे? ठीक है, जिब्रेलिक। दूसरा, अगर आपको पूछ लिया वहां पर कि बीजों की सुषुप्तावस्था लाने के लिए कौन सा हार्मोन यूज होगा, ठीक है, आपको ऑप्शन दे दिए वहां पर वापस जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन और इथाइलिन और ABA, तो क्या करोगे? बीजों में सुषुप्तावस्था लाने के लिए या इंड्यूस करने के लिए कौन सा हार्मोन काम आता है? ऑप्शन दे दिया आपको जिब्रेलिक एसिड, ऑक्सिन, इथाइलिन और ABA, तो क्या आंसर दोगे? ABA। मैंने कहा डोरमेंसी लाने के लिए, तोड़ने के लिए नहीं है, लाने के लिए। डोरमेंसी इंड्यूस करनी है। ठीक है, सुषुप्तावस्था को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? तो ABA का यूज किया जाता है। किसका किया जाता है? ABA का। एब्सिसिक एसिड जो है वो डोरमेंसी को बढ़ाता है। ठीक है, मैलिक हाइड्रोक्साइड हार्मोन नहीं है, वो एक रसायन है। मैंने हार्मोन पूछा था, है ना, और मैंने ऑप्शन भी हार्मोन ही दिए, फिर मैलिक हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया? हाँ, मैंने रसायन लिखा बेटा, वो है ना, उसको वापस चेक करना, रसायन लिखा हुआ है।
एक तो थायोयूरिया जो सुषुप्तावस्था तोड़ रहा है वो रसायन है, मैलिक हाइड्रोजाइड वो भी रसायन है। हम हार्मोन की बात करेंगे तब ABA आएगा, और अगर रसायन पूछ लेगा तो मैलिक हाइड्रोजाइड आएगा। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले क्या हुआ बेटा, इम्बाइबेशन या अंतःचूषण। दूसरा क्या काम हुआ, जिब्रेलिक एसिड का निर्माण। तीसरा काम क्या हुआ, एमाइलेज एंजाइम का निर्माण। अब एंजाइम है तो कुछ काम तो करेगा, ठीक है, काम क्या करेगा, मेटाबॉलिक रिएक्शन का काम करेगा। तो एमाइलेज एंजाइम क्या करता है बेटा, हमारा जो स्टार्च था, क्या था बेटा, स्टार्च, उस स्टार्च को हमारा जो एमाइलेज एंजाइम है वो तोड़ देता है, और तोड़ कर क्या बनाता है बेटा, उससे माल्टोज बनाता है। क्या बनाता है, माल्टोज बनाता है। ठीक है, माल्टोज क्या है, शर्करा है, कार्बोहाइड्रेट है। शर्करा से क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है, ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। ठीक है, अब समझ में आया भ्रूण पोष जो है वो भ्रूण को कैसे एनर्जी देता है, समझ में आ गई बात। वो पानी एब्जॉर्ब करता है एंडोस्पर्म, उसके बाद जिब्रेलिक एसिड बनाता है, एमाइलेज एंजाइम बनाता है, और एमाइलेज एंजाइम जो है वो स्टार्च को तोड़ देता है किसमें, माल्टोज में। और ये माल्टोज भ्रूण पोष किसको देता है, भ्रूण को देता है कि जा मेरे शेर अब तू लड़ जाकर, अब उग जा आराम से। ठीक है, इस तरह से बीज का अंकुरण है वो स्टार्ट होता है। समझ में आ गई बात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहां पर बात करें बेटा कि हमारी जो माल्टोज है, उस माल्टोज को हम क्या कहते हैं, अंकुरण शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुरण शर्करा। सुषुप्ता तोड़ने वाला हार्मोन या अंकुरण हार्मोन किसको कहा, जिब्रेलिक एसिड को, और अंकुरण शर्करा किसको कहा हमने, माल्टोज को कहा बेटा। किसको कहा, माल्टोज को। इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन शुगर। ठीक है, क्योंकि यही वो शुगर है जो एम्ब्रियो को मिलती है और एम्ब्रियो फिर बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए फिर बात करें नेक्स्ट, इसके अंदर हमारी वही दो चीजें जो हम टिश्यू कल्चर में बात कर चुके हैं। अब जैसे ही हमारा एम्ब्रियो जो है वो जर्मिनेट करने लगेगा तो उसके हाथ पैर तो बनेंगे। ठीक है, पैर किससे बनेंगे, जड़ें किससे बनेगी, ऑक्सिन से। तो हम बात करेंगे कि जो हमारा ऑक्सिन हार्मोन है, ठीक है, ऑक्सिन हार्मोन से क्या बनेगा बेटा, जड़ों का निर्माण होगा। ठीक है, और अगर बात करें कि हमारे पौधे के अंदर जड़ नहीं तने की बात होगी तो हम किसकी बात करेंगे, साइटोकाइनिन की बात करेंगे। ठीक है, तो साइटोकाइनिन से क्या होगा, तने का निर्माण होगा। क्लियर बेटा। हमारे पास तीनों हार्मोन है, तीनों हार्मोन का काम जो परफेक्ट है वो हमें याद है। जर्मिनेशन करेगा जिब्रेलिक एसिड, जड़ बनाएगा ऑक्सिन, तना बनाएगा साइटोकाइनिन। ठीक है, शुगर कौन सी यूज होगी, माल्टोज। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट बनता है, इसको अच्छे से याद रखना। 4 ऑप्शन हमको बहुत आसानी से मिल जाएंगे, लैक्टोज है, माल्टोज है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, सुक्रोज है। ठीक है, और आपको पूछ लेगा अंकुरण किससे होगा तो माल्टोज से। दुग्ध शर्करा कौन सी है, मिल्क शुगर, लैक्टोज है। फ्रूट शुगर या फलों की, फ्रक्टोज है। गन्ने में कौन सी मिल रही है, सुक्रोज मिल रही है। सबसे अच्छी आसानी से या हम बात करें सबसे सुगमता से जो एनर्जी प्रोवाइड करता है वो कौन सी शुगर है, हाँ ग्लूकोज ही है, क्योंकि चक्कर आते हैं तो पहले ग्लूकोज पीते हो, तो सबसे जल्दी एनर्जी कौन देता है, ग्लूकोज देता है, इसीलिए आप उसका यूज करते हो। ग्लूकोज का दूसरा नाम क्या है, डेक्सट्रोज। क्या कहते हैं उसको, डेक्सट्रोज कहते हैं। डेक्सट्रोज इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके अंदर 10 कार्बन है। ठीक है, ग्लूकोज जो है उसको डेक्सट्रोज भी कहा जाता है, दोनों एक ही है। आप देखो तो ग्लूकोज का जो पैकेट होता है ना, उस पर साइड में देखना कंपोजिशन, वहां पर ग्लूकोज नहीं लिखा होता, डेक्सट्रोज लिखा होता है। ठीक है, तो वो डेक्सट्रोज और ग्लूकोज दोनों एक ही चीज मानी जाती है। ठीक है, सेल्यूलोज किससे बनता है, सेल्यूलोज। सेल्यूलोज क्या है, ये प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, शर्करा है, लिपिड है, क्या है, शर्करा है। क्या है, शर्करा। तो सर फिर हमको मीठा क्यों नहीं लगता है, हम घास खाते हैं तो मीठी नहीं लगती, सेल्यूलोज है ना उसमें। हम लकड़ी खाते हैं तो मीठी नहीं लगती है ना। अच्छा नहीं खाते हो क्या, खा के देखना। ठीक है,
मीठी लगे तो मुझे भी बताना। लेकिन सर मीठी क्यों नहीं लगती है ये तो पता ही नहीं है। तो मीठी इसलिए नहीं लगती है बेटा क्योंकि जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, जैसे सुक्रोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है, ये सब क्या है, सिंपल शुगर है। क्या है? जो जितना सिंपल होता है वो उतना अच्छा होता है, नहीं होता? होता है। तो ये सिंपल शुगर क्या होती है, मीठी होती है। क्या होती है? मीठी होती है। लेकिन सेल्यूलोज जो है वो भी शर्करा है, बट ये क्या है, पॉलीहाइड्रोकार्बन है। क्या है? पॉलीहाइड्रोकार्बन। मतलब ये पॉलीकार्बोहाइड्रेट है। ये बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक साथ मिल गए, लाखों मॉलिक्यूल, तब जाकर क्या बनेगा, सेल्यूलोज बनेगा। क्या बनेगा? सेल्यूलोज। और इसी वजह से क्या होता है, वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है और वो अपनी मिठास खो देता है। ठीक है? तुम कितने इतने सारे जंजालों में फंस जाओ, क्या तुम फिर आराम से रह सकते हो? नहीं रह सकते। तुम आराम से फ्री रहोगे तो सबसे हंसते मुस्कुराते मिलोगे। तुम्हारे माथे पर 10 टेंशन पड़ी है तो कैसे रहोगे? तो सेल्यूलोज के साथ वही बात हो रही है, बेचारा सेल्यूलोज अपनी मिठास खो देता है। ठीक है? चलिए, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे कि और क्या चीजें जो है वो होती है। डोरमेंसी की बात नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है? चलिए।